हैं हमारे साथ यूटीआई एमसीज के इक्विटीज़ हेड अजय त्यागी हैं। अजय जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी टफ साल रहा है ये, ख़ास तौर से ब्रॉडर मार्केट के लिए। आपके हिसाब से क्या सिचुएशन बदलेगी 2025 में, या कुछ और समय तक हमें थोड़ा सा इसी तरीके की मार्केट से जूझना पड़ेगा? हाँ जी, नमस्कार अनुज। हमें लगता है जो वैल्यूएशन का स्तर है, उसको सामने रखते हुए हमारा नज़रिया तो इस वक़्त यही है कि मार्केट्स थोड़े समय और कंसोलिडेट करेंगे। और यदि आप मार्केट्स को लार्ज, मिड और स्मॉल इन 3 कंपार्टमेंट्स में बाँटेंगे तो मिड और स्मॉल में कहीं न कहीं कंसोलिडेशन का दौर थोड़े और ज़्यादा आगे तक चल सकता है, बिकॉज़ वैल्यूएशंस आर स्टिल सिग्निफिकेंटली हायर देन लॉन्ग टर्म एवरेज। तो लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा कम्फर्ट है कंपेयर्ड टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में सबसे कम कम्फर्ट है, और तो कंसोलिडेशन भी वहाँ सबसे ज़्यादा रह सकता है। जी, जैसे कि आपके पहले प्रश्न के उत्तर में मतलब आप कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में आपको बहुत कंफर्ट नहीं है, प्राइस डैमेज उतना नहीं हुआ कि वैल्यूएशंस आपकी कंफर्ट जोन में आए। बट व्हाट अबाउट लार्ज कैप जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, उसपे भी मतलब जो आपने Q2 नंबर्स देखे और Q1 जो ट्रेंड रहा उसके आधार पे सबसे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के रिवाइवल के या फिर ग्रोथ के प्रोजेक्शंस आपके कहाँ पर हैं, और उसको चेस करते हुए आपका प्राइस कंफर्ट कहाँ पर है इस वक्त? देखिए, मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन से जुड़े जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं अर्निंग्स रिवाइवल अच्छा रहना चाहिए। इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि बजट के अंदर हमें डायरेक्ट इनकम टैक्स के ऊपर, डायरेक्ट टैक्सेस में और खासकर पर्सनल इनकम टैक्सेस के ऊपर एक रियायत दी गई थी। और जो ओवरऑल रियायत है वो 11 से 12 बिलियन डॉलर्स का एक आंकड़ा निकल के आता है। और अक्टूबर के महीने में या फिर सितंबर के महीने में जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ था, जिसके चलते 22 से 23 बिलियन डॉलर्स की वापस फायदा कंज्यूमर्स को हुआ है एट लार्ज। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ें तो करीबन 33-34 बिलियन के करीब आंकड़ा आता है, जो अपने आप में एक अच्छा खासा एक नंबर है। इस सेविंग्स के चलते कहीं न कहीं अगले 3 से 6 महीने में हमें कंजम्पशन रिवाइवल देखने को मिल सकता है। तो हमारा व्यू यही है कि कंजम्पशन से जुड़े क्षेत्र जो हैं, उनमें रिवाइवल होना चाहिए। गवर्नमेंट अभी भी कायम है अपने फिस्कल डेफिसिट नंबर के ऊपर। उन्होंने कुछ ना कुछ रेवेन्यूज़ फ़ोरगो करी हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से, जैसा कि मैंने अभी बताया 33 बिलियन डॉलर्स। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड कैपेक्स थोड़ा कमज़ोर पड़ना चाहिए। तो आने वाले 6 से 12 महीने में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्षेत्र, खासकर जो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से जिनको बेनिफिट रहा है पिछले 3-4 सालों में, उनमें हो सकता है कुछ कमज़ोरी रहे, और कंज्यूमर क्षेत्र के अंदर हो सकता है कुछ मजबूती देखने को मिले। जी। ओके। अच्छा, ये एक चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर कुछ थीम्स की बात करें, इस साल एक थीम जहाँ पर बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिली वो है ईएमएस स्पेस, और ख़ास तौर से क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ी थीम थी, ये बड़ी सब थीम थी। आपके पोर्टफोलियो में इस समय ईएमएस में क्या पोजीशनिंग है, और यहाँ पर इस तरह की करेक्शन में आप क्या कर रहे हैं? देखिए अनुज, जैसे आप खुद वाकिफ़ हैं, हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। स्टॉक्स नहीं लेकिन पूछ रहा हूँ। ब्रॉडली आपका प्रश्न ईएमएस को लेके है। हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। देखिए, किसी भी सेक्टर के अंदर आपको ये देखना ज़रूरी है कि अगले 3 से 5 सालों में अवसर क्या रहेंगे, ग्रोथ पोटेंशियल क्या रहेगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उस ग्रोथ को प्ले करते हुए आपके खुद के प्रॉफिट और मार्जिन्स कितनी मजबूत रह पाएँगी। तो ईएमएस स्पेस में मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 2 से 3 कंपनीज़ ऐसी हैं, जो एक्सप्लॉइट करेंगी इस अपॉर्च्युनिटी को आने वाले 3-4 सालों में। भारतीय गवर्नमेंट का अच्छा खासा एक फोकस है टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज़ गवर्नमेंट आल्सो रियलाइजेस कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे
बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करी जा सकती हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स क्रिएट करी जा सकती हैं, गिवन जो हमारी इकोनॉमी का कंस्ट्रक्ट है, जहाँ पे हम बहुत तादाद में लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब्स में नहीं ला सकते। ब्लू कॉलर्ड जॉब्स हम क्रिएट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से। इसी वजह से डिफेंस के ऊपर भी गवर्नमेंट का अच्छा खासा एक फोकस है, और इसी के चलते इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी उनका एक फोकस है। वो भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब देखना चाहते हैं, स्पेशली इनटू एरियाज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो थोड़ा-सा लंबा हमें सोचना पड़ेगा, और हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन-सी कंपनीज़ ने बहुत बखूबी किया है पिछले कुछ सालों में, जिनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक बिज़नेस मॉडल ऑलरेडी खड़ा हुआ है, तैयार है। जहाँ तक स्टॉक प्राइसेज़ की बात है, आप ये खुद जानते हैं मेरे से अच्छा कि देखिए, उतार-चढ़ाव लगा रहता है। बढ़िया से बढ़िया कंपनीज़ के अंदर भी करेक्शन कई बार एक अच्छे खासे लंबे दौर तक चल सकता है। हमें अपना फ़ोकस और सारा जो है आकर्षण केवल बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर रखना है। जी। ओके अजय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कुछ सेक्टर्स बताए जहाँ पर फोकस रखना है। वैसे क्विक कॉमर्स स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप अजय जी? अब स्विगी, इटर्नल हमने देखा, अब जेप्टो के आईपीओ की भी बात हो रही है। क्विक कॉमर्स एज ए स्पेस पिछले 6 महीने में 7 महीने में रिटर्न्स तो अच्छे दिए हैं, स्पेशली इटर्नल की बात की जाए, लेकिन अब क्या कंपटीशन और ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसे मूड माहौल में इन्वेस्टर्स के लिए क्या हिदायत इन स्पेस पे, इस पर्टिकुलर स्पेस को लेकर? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये कैपिटलिज्म का नियम है कि जहाँ पे भी किसी एक बहुत सक्सेस मिलता है और वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सामने लेके आते हैं, कंपटीशन अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। तो ये बहुत स्वाभाविक था कि इटर्नल ने इतना ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी हासिल करी क्विक कॉमर्स में, तो उसके देखते हुए 3-4 प्लेयर्स को आना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक था। मैं आपको 10 साल या 5 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। इसी तरह से सक्सेस फूड डिलीवरी और फूड सर्विसेज़ के अंदर भी इटर्नल, जिसको हम पहले ज़ोमैटो कहते थे, जो उनकी फूड सर्विसेज़ डिलीवरी जिस नाम से जानी जाती है, ज़ोमैटो और स्विगी ने बहुत ज़्यादा कामयाबी देखी, जिसके चलते कम से कम 7-8 और प्लेयर्स बाज़ार में घुसे, और अब हम सब जानते हैं केवल 2 प्लेयर्स रह गए हैं। हमारा ये मानना है कि क्विक कॉमर्स थोड़ी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है कंपेयर्ड टू फूड सर्विसेज़, तो हो सकता है यहाँ पे 3 से 4 प्लेयर भी प्रॉफिटेबली एग्जिस्ट कर पाएँ आने वाले दशक में। ज़रूर कॉम्पिटिशन बीच में आएगा, बहुत सारी कंपनीज़ कोशिश करेंगी क्विक कॉमर्स के अंदर अपने आप को आज़माने के लिए। 2-3 कंपनीज़ ऐसी हैं जो हमें लगता है इस गेम में बहुत ज़्यादा आगे हैं, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक बिज़नेस मॉडल तैयार कर लिया है। कॉम्पिटिशन के चलते ये ज़रूर हो सकता है कि उनके प्रॉफिट टारगेट्स कुछ एक क्वार्टर से पीछे चले जाएँ, लेकिन मूल रूप से वो अपने आप को ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, देखिए, पहले अनुमान ये था कि ये केवल बड़े शहरों में ही इंडस्ट्री कामयाब हो पाएगी। पहले अनुमान ये था कि खाली लिमिटेड आइटम्स जो हैं उसके लिए ये इंडस्ट्री प्रयोग में आएगी, लेकिन फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव अवन से लेके एप्पल आईफ़ोन से लेके और बहुत सारी चीज़ें भी क्विक कॉमर्स के ज़रिए लोगों को पहुँचाई जा रही हैं। तो हमें लगता है इंडस्ट्री साइज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा रह सकता है। इट कुड इवन बी $100 बिलियन इन टर्म्स ऑफ साइज़। तो मतलब हमारा व्यू तो सकारात्मक ही है। हो सकता है थोड़ा-सा पेशेंस इन्वेस्टर्स का टेस्ट किया जाए आने वाले कुछ महीनों में। जी। अच्छा अजय जी, जो हाल फिलहाल में इंडस्ट्री के सेटअप में और इंडस्ट्री कॉम्बिनेशंस में बदलाव हुए हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस इंश्योरेंस स्पेस, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, अब जो इंडस्ट्री के ढांचे में बदलाव होगा, 100% एफडीआई और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कम कमीशन, नॉन इंश्योरेंस पार्टनर, सब कुछ है। आप लोग जब कल टेबल पे बैठे या फिर आप लोगों की जब डिस्कशन हुआ, इस स्पेस को आप कैसे ट्रीट करना चाहिए? क्या ये वो स्पेस जिसने पिछले 3 साल में अच्छा पैसा बना के दिया, एक फर्दर अपसाइड के लिए प्रिपेयर करेगा क्या अपने आप को इस ब्रेक थ्रू के बाद? देखिए, प्राइस मूवमेंट को थोड़ा एक बार अलग रखते हैं अपने डिस्कशन से, लेकिन अगर मूल रूप से जिन बातों की जिन जो 3-4 पॉइंट्स आपने सामने रखे, जहाँ तक एफडीआई की बात है, मुझे नहीं लगता कि जो प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस क्षेत्र में, उनको फर्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वो अपने आप में सक्षम हैं, उनकी बैलेंस शीट्स अच्छी खासी सक्षम हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि एफडीआई से कुछ बहुत बड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए। जहाँ तक कमीशंस की बात है, मुझे लगता है ये एक पॉइंट है जो हमें थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। कुछ एक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं और इंटरमीडिएरीज जो हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है।
जहां तक ओवरऑल इंडस्ट्री की बात है, ये पॉजिटिव है। अगर कमीशंस जो है रिड्यूस होते हैं तो वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी पॉजिटिव है, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर एक जोर दिया गया था कि देखिए आप आम निवेशक के लिए इस इंडस्ट्री को और चीप बनाइए और एक्सेसिबल बनाइए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर भी प्रयास यही है कि आप आम पॉलिसी होल्डर्स के लिए इसको और ज्यादा अफोर्डेबल बनाइए। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए। जी ओके, पॉजिटिव हैं आप इंश्योरेंस स्पेस को लेकर भी अजय जी। लेकिन क्योंकि हम 2026 के आउटलुक की बात कर रहे हैं और 2025 की बात करें तो कमोडिटी ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, स्पेशली प्रेशियस मेटल की बात कर रही हूँ, सिल्वर गोल्ड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 2026 क्या फिर से इन्हीं का साल रहने वाला है और यहाँ से और तेज़ी देख रहे हैं आप? कैसे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें एक इन्वेस्टर? देखिए, आपके जो प्रश्न का दूसरा भाग है उसका मैं उत्तर पहले दे देता हूं। जहां तक डाइवर्सिफिकेशन की बात है, गोल्ड इज एन इंपॉर्टेंट एसेट क्लास। मैं समझता हूं हर निवेशक को 5 से 10% गोल्ड में रहना चाहिए। जहां तक गोल्ड के बारे में एक्साइटमेंट की बात है, मुझे लगता है कि और ये बहुत स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि खाली हम गोल्ड के संदर्भ में ये देख रहे हैं। पहले भी हमने कई बार महसूस किया है, जो भी कोई एसेट क्लास या जो भी कोई पर्टिकुलर क्षेत्र पिछले 2 या 3 सालों में बहुत ज़बरदस्त या मजबूत रिटर्न देता है, निवेशक हमेशा उसी के ऊपर ही आकर्षित रहते हैं। तो गोल्ड ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है 3 साल में। स्वाभाविक है कि हमसे भी सारे निवेशक गोल्ड के आउटलुक के बारे में पूछ रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जहाँ तक रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ गोल्ड टू इक्विटी को अगर हम एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं गोल्ड प्राइसेस शायद पीक आउट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। पिछले 5 साल और 10 साल के आंकड़े जब हम देखते हैं और अगर हम इसी क्रम को पिछले 30 साल तक लेके जाते हैं तो जब भी गोल्ड हैज आउट परफॉर्म्ड इक्विटीज ओवर अ 5 ईयर एंड 10 ईयर पीरियड, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वो गोल्ड का आउट परफॉर्मेंस का फेज एक समाप्ति के तरफ बढ़ता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज है जो हमें समझनी है वो ये है कि सेंट्रल बैंक्स कब तक गोल्ड रिजर्व अपने ओवरऑल रिजर्व्स के अंदर बढ़ाते रहेंगे। पिछले 5 से 6 सालों में डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी की प्रतिशत करीबन 55 से लेके 45 की तरफ आई है। सो देयर हैज बीन अ 10% डिक्लाइन इन डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी फॉर सेंट्रल बैंक्स। और उसी 5 वर्षों में गोल्ड की परसेंटेज एज रिजर्व बढ़ा है और इसके चलते सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की बाइंग भी बहुत करी है। अगर सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यू करते हैं डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस और अगर वो डॉलर के ऊपर थोड़ा सा अपना नजरिया नेगेटिव रखते हुए गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाते हैं तो हो सकता है गोल्ड आने वाले वर्ष में भी पॉजिटिवली सरप्राइज करे। अब ये कहना देखिए बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि सेंट्रल बैंक्स किस तरीके से सोचेंगे आने वाले वर्ष में, बट जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप खाली प्योरली प्राइस परफॉर्मेंस के सामने रख के कुछ डिसीजन ड्रॉ करना चाहें तो गोल्ड के बेस्ट ईयर्स आर बिहाइंड अस। एज अ मैटर ऑफ एसेट एलोकेशन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपको गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% रखना चाहिए। इट इज अ गुड एसेट क्लास टू ओन इन द लॉन्ग रन। पोर्टफोलियो में वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जी तो अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना आउटलुक अपने हाथ साथ शेयर किया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।